हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से क्लास 12 के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग बात करेंगे पिछले टॉपिक में जो स्टेटमेंट हम लोग का रह गया था उसके बारे में। अब आप कहेंगे सर वो टॉपिक क्या है, तो एक बार फ्रेश आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे MOET के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस पोर्टल के माध्यम से क्लास 12 के बायो के या अन्य सब्जेक्ट के भी सिलेबस को कवर करने का प्रयास है और इस कड़ी में हम लोग यूनिट 3 बायो को पढ़ना शुरू किए थे। यूनिट 1 जीवों में जनन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया था। यूनिट 2 में जेनेटिक्स का सेक्शन जो है वो एक मैम के द्वारा देखा जा रहा है। अभी हमने हेल्थ और डिजीज वाला सेक्शन जो है शुरू किया है, इसमें हम डिजीज वाले सेक्शन को कवर कर लिए हैं और हम लोगों ने एक नए यूनिट में प्रवेश किया है जिसे हम स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन कहते हैं। यानी दुनिया भर में ये जो खाद है, आपका जो फूड है, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उगा सके, डेवलप कर सके, लोगों के सामने ला सके, इसके लिए हम जो है फसलों के उत्पादन पे फोकस कर रहे हैं। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साइंटिफिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसको हम यहाँ क्लास के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेसन्स में पढ़ा था पशु प्रजनन के बारे में, एनिमल ब्रीडिंग के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स के बारे में, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि इन ब्रीडिंग करके और आउट ब्रीडिंग करके हम नए नए नस्ल के जानवरों की प्राप्ति करते हैं। आज इसी कड़ी में थोड़ा एक और एडवांस वर्जन हम लोग पढ़ेंगे MOET के बारे में, जहाँ पे M का मतलब है मल्टीपल, M का मतलब है मल्टीपल, O का मतलब है ओवुलेशन, E का मतलब है एम्ब्रियो और T का मतलब है ट्रांसफर। यानी आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के बारे में। ये एक बहुत ही खास एक उभरता हुआ इमर्जिंग फील्ड है और इस फील्ड में हमें जानवरों के, पशुओं के नए से नए नस्ल की प्राप्ति करनी है, कम समय में करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पशुओं के नए नस्ल की प्राप्ति करने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि गुणवत्ता आए, उन्नत क्वालिटी आए, इकोनॉमी जो है वो थोड़ी आगे बढ़े और बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता को भी हम लोग विकसित कर सकें। इन्हीं सभी उद्देश्यों से हम पशुओं के नए नए ब्रीड नस्ल विकसित करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज जो हम बात करने वाले हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में, ये टेक्निक क्या है और ये किस तरीके से कारगर है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं और क्या इसके लिमिटेशंस हैं, ये हम लोग समझने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट के माध्यम से हम समझें कि ये जो मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर MOET है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आप देखेंगे कि दुनिया के जनसंख्या के हिसाब से दो बड़े देश भारत और अगर आप चीन की बात करें तो आपके पास वैश्विक पशुधन, अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो पशुधन आपके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से आपके पास पशुधन है उस हिसाब से आप में उपज में जो है वो कमी है। मतलब जितना आपके पास एनिमल्स डाइवर्सिटी है उस हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है गुणवत्ता के हिसाब से देखी जाए तो बहुत कम है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि पशुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद प्रति इकाई उत्पादकता जो है आपका ये बहुत कम है। अब ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास एक समाधान भी है और उस समाधान का नाम हम लोग दे रहे हैं MOET। तो MOET जो है ये जो MOET है ये वास्तव में एक समाधान है, एक सॉल्यूशन है। किसका भाई? तो ये जो उत्पादकता में जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि केवल पारंपरिक पशुपालन पर्याप्त नहीं है। ये जो ट्रेडिशनल हमारा पैटर्न है बकरी पालन का, मुर्गी पालन का या जानवरों के पालन का, वो व्यवस्था हमारे बढ़ती हुई आबादी के हंगर को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता में सुधार कर सकें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम समय में कर सकें, क्योंकि समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी के संदर्भ में ये सारी टेक्निक जो है परोसी जा रही हैं। तो अनुवांशिक गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए MOET एक उन्नत प्रजनन तकनीक है। आइए इस तकनीक को समझते हैं कि कैसे इस तकनीक के माध्यम से हम दुनिया के इस हंगर को और फूड के प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम लोग
अगले स्लाइड के माध्यम से बहुत सिंपल कंसेप्ट समझना चाहते हैं कि ट्रेडिशनली क्या होता है और एमओईटी में हम कर क्या रहे हैं। ये दो स्क्रीन अगर आप देखें तो इस स्क्रीन को देख के भी आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या चल रहा है। आप देखेंगे कि सामान्य जो प्रजनन है जो पशुओं में हो रहा है उसके कुछ अपने सिस्टम है। क्या सिस्टम है भाई? तो एक पशु है, मान लीजिए कोई गाय भैंस है, गाय मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये एक पशु है। 1 वर्ष का समय बीतने के बाद ये एक बछड़ा का जन्म दे सकता या दे सकती है। मतलब एक पशु जो है एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही पशु को विकसित कर पा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये ट्रेडिशनल व्यवस्था में बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर इस हिसाब से पशुओं की आबादी बढ़े और इस हिसाब से पशुओं से हम उत्पादन को टारगेट करें तो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इनसे मिलने वाले उत्पाद तो मिलने से रहे, और अगर मिल भी जाएंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। लेकिन जब हम एमओईटी का सहारा ले रहे हैं, आप दूसरे स्लाइड को देखेंगे, जब आप एमओईटी का सहारा ले रहे हैं तो एक ही पशु है जो गाय आपके स्क्रीन पे दिख रही है। अब इस एक से आपने मल्टीपल ओवुलेशन विकसित करके ढेर सारा ये सैरोगेट मदर विकसित किया, और इतना ही समय में अगर 1 वर्ष का टेन्योर में आपको इतने पशुओं को आपने विकसित करने में सफलता पा ली। तो एकदम बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, ट्रेडिशनल पैटर्न जो पशुओं में प्रजनन की जो सामान्य विधि है वो विधि सिंपली है एक पशु, एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्राप्ति। लेकिन अगर आप एमओईटी का तकनीक का सहारा ले रहे हैं तो इस सिंगल पशु से आप देख रहे होंगे कि कितने सारे पशुओं के नस्ल की प्राप्ति आप कर सकते हैं। इस संदर्भ में एमओईटी एक एडवांस तकनीक है जहां पे आपको मिनिमम एफर्ट लगाने हैं। इनफैक्ट एफर्ट तो आपको बहुत लगाने हैं लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो मैक्सिमम मिलने वाले हैं। इसीलिए इसको नाम पड़ गया एमओईटी, यानी मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल आप करा रहे हैं, बहुत सारा क्या करा रहे हैं भाई? ओवुलेशन, ढेर सारा अंडा बना रहे हैं और इस अंडे को फिर निषेचित करवाना पड़ेगा और निषेचन के बाद इससे आप एम्ब्रियो बनाएंगे और उस एम्ब्रियो को जानवर के बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। तो नाम पड़ गया ना मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा एमओईटी। तो ये आप पे कभी भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आए तो आप बिल्कुल समझेंगे कि ये एक तरीका है, एक तकनीक है, एक उन्नत तकनीक है जिसके माध्यम से हम पशुओं के नए नए नस्लों की प्राप्ति करेंगे, ढेर सारे नस्लों की प्राप्ति करेंगे और कम समय में करेंगे। ट्रेडिशनल पैटर्न आपने देखा, यहाँ ज्यादा समय लग रहा था, ये वाले स्क्रीन में देखेंगे कि तो फटाफट पशुओं की बाढ़ आ जा रही है। क्या है भाई? एमओईटी के माध्यम से वही उत्कृष्ट गाय जो ये है सैरोगेट माताओं का उपयोग करके, ये सब सैरोगेट मदर है, सब भाड़े का कोख या भाड़े की माँ समझ लो, जानवरों को हमने तैयार किया है कि ये सब प्रक्रिया एक में कराएंगे और सबके अंदर सैरोगेसी कर करके, सबके अंदर ट्रांसफर कर करके जल्दी से जल्दी जो है नस्ल को विकसित करेंगे। देखिए प्रति वर्ष आप 10 से 20 बछड़े पैदा कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। इसके लिए आपको कुछ तकनीक का इस्तेमाल करना होगा और ऐसा करके आप ये कर पाएंगे। आइए एमओईटी के कुछ बेसिक बात को एक बार और समझते हैं कुछ नए स्लाइड के माध्यम से, और तब एक प्रॉपरली पूरे प्रोसेस का हम डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि जो प्राकृतिक प्रजनन, जो नेचुरली जो प्रजनन है पशुओं में, उसका क्या पैटर्न है। अगर हम आर्टिफिशियली जो है कृत्रिम वीर्य निषेचन करा दें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दें, ये वाला एआई भी अपने जमाने का एआई है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करा दें तो, और अगर एमओईटी कराते हैं तो हमारा ये पूरा इंडेक्स बता रहा है कि चीजें जो है वो बदलेंगी। क्या बदलेंगी भाई? अगर प्राकृतिक तौर पे पशुओं में प्रजनन कराया जाए तो प्रति वर्ष वार्षिक उपज एक बछड़े का होगा, एक बछड़ा मिलने वाला है एक पशु से, एक गाय से। अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करा दें तो भी यही हो जाने वाला है, बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, एक बछड़ा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम एमओईटी कर रहे हैं, जिस तकनीक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसा करके हम 10 से 20 या इससे ज्यादा बछड़े भी एक से एक काऊ जो देख रहे थे उसमें सैरोगेसी लाके, सैरोगेट मदर का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा बछड़े हम विकसित कर सकते हैं। अगर हम इसका नियंत्रण देखें तो प्राकृतिक प्रजनन पे आपका नियंत्रण कुछ भी नहीं है भाई। प्राकृतिक प्रजनन में किस तरीके का नस्ल विकसित हो रहा है, उसमें किस तरीके का एडवांसमेंट आएगा या नहीं आएगा, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन
अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं तो केवल नर का, क्योंकि आपने सीमेन और शुक्राणु तो आपने पुरुषों का यानी कि नर का लिया है, तो ये जो पशु जो होंगे इनका जो मेल होगा, नर होगा, उसमें आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमओईटी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नर और मादा दोनों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, और दोनों के ये जो अनुवांशिक नियंत्रण या उनके जीन के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका आप इंक्लूजन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जहाँ पे प्राकृतिक प्रजनन में संभावनाएं निम्न थी, कंट्रोल आपका कम था, लेकिन आप एमओईटी कर रहे थे तो पूरी तरीके से वो आपके कंट्रोल में है कि नर और मादा का कौन सा वांछनीय गुण आप अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करना चाहेंगे। तो ये जो है ऑब्वियस है, जो गुणवत्ता वाली जो बात होगी, जो एडवांस वर्जन की बात होगी, वही वाली क्वालिटी को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। अगर हम तकनीकी आवश्यकता की बात करें तो बिल्कुल प्राकृतिक प्रजनन में तकनीकी आवश्यकता की जो है शून्यता है, एक तरीके से कुछ भी नहीं है, वो नेचुरली अपनी तरीके से डेवलप होगा। अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो वो जो कृत्रिम वीर्य करा रहे हैं, जो शुक्राणु को हमने आर्टिफिशियली जो है वो जानवर के बॉडी में, फीमेल जानवर के बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो थोड़ी बहुत टेक्निक चाहिए कि कैसे उसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे क्योंकि शुक्राणु खराब ना हो। तो आप पढ़े होंगे क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत मिनिमल टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है ताकि शुक्राणु, अंडाणु, जीन ये सब खराब ना हो। तो यहाँ पे मध्यम लेवल का टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप एमओईटी की बात करेंगे तो आपने कह दिया कि ये अत्याधुनिक है, ये सबसे एडवांस वर्जन है। तो यहाँ पे बहुत उच्च मात्रा में तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। ये सिर्फ आपको एमओईटी का एक प्रीव्यू बताया जा रहा है कि ये जो मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मल जनन के टेक्नोलॉजी के सामने, नॉर्मल जो प्रजनन की जो तकनीक है या जो विधि है उसके तुलना में किस तरीके का आउटपुट दे रहा है, कितना एडवांस है ये। अगर हम लागत की बात करें तो सामान्य प्रजनन जो है उसमें कोई लागत नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में शुक्राणु वगैरह का जो कॉस्ट है उसका दाम लग सकता है तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी, लेकिन ये संसाधन थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो भाई हमारा लक्ष्य भी बड़ा है, विशाल है, तो हमें संसाधनों का भी यहाँ पे उपयोग करना होगा। तो एमओईटी में हम क्या कर रहे हैं, न केवल नर बल्कि मादा के अनुवांशिक गुणों की भी तेजी से गुणा करते हैं। मतलब सिंपल कंसेप्ट यही है कि अभी तक जो हमारी पशु प्रजनन की तकनीक है उसमें एमओईटी जो है सबसे एडवांस वर्जन है, और इस तकनीक में हमारा नियंत्रण इस तरीके का है जीन पे, जेनेटिक पैटर्न पे, कि हम नर और मादा के वांछनीय गुणों को अगली नस्लों में ट्रांसफर करते हैं। तभी तो हमें गुणवत्तापूर्ण और बहुत ही उन्नत नस्ल जो है प्राप्त होता है। अब आते हैं, समझते हैं कि ये जो एमओईटी है इसमें वास्तव में हम करते क्या है। तो कोई भी एमओईटी की प्रक्रिया अगर विकसित कराई जाए पशुओं में नए नस्ल की प्राप्ति के लिए, तो दो फैक्टर आपको समझना जरूरी है। एक को हम बोलेंगे डोनर यानी दाता, और दूसरे को बोलेंगे हम प्राप्तकर्ता यानी एक तरीके से समझिए रिसीवर, जो उसको प्राप्त करेगा, जो उसे ग्रहण करेगा। तो दानकर्ता एक डोनेट करने वाला चाहिए, और दूसरा जिसके बॉडी में आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना, एक रिसिपिएंट चाहिए। रेसिपिएंट कहने का मतलब ये है जो इस पूरे तकनीक को प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, वो चाहिए। दो तरह का पशु चाहिए, एक डोनेट करने वाला और दूसरा इसको रिसीव करने वाला। तो क्या डोनेट करना है और क्या रिसीव करना है, पूरी तकनीक इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आइए समझते हैं एमओईटी में क्या डोनेट करना है। डोनर कौन है? अनुवांशिक माता है, और इसका काम ये है कि ये भ्रूण जो है प्रदान करेगी। मान लीजिए कि ये ए जो है ना, ए जो है ये कोई एक बहुत ही उत्कृष्ट नस्ल का काऊ है, बहुत ही उत्कृष्ट नस्ल का काऊ है, बहुत एडवांस है। हो सकता है कि इसका दूध जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटीन से भरा हो, या इसका दूध का जो कुल मिला के जो डेवलपमेंट हो रहा हो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा हो। तो हमने क्या किया कि इस नस्ल का डोनर लिया और इसी से मिलता जुलता हमको पशु बनाना है। तो ये जो काऊ हो जाएगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा। तो डोनर का काम क्या है? डोनर का काम ये है कि आपके बॉडी में हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा अंडा बनाएंगे, अंडाणु बनाएंगे। डोनर का काम क्या है भाई, कि डोनर तो सबसे पहले भाई उन्नत नस्ल का होना चाहिए, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज कहीं ना कॉपी किया जाएगा, खराब चीज को हम क्यों बनाना चाहेंगे। तो डोनर हमारा उन्नत नस्ल का है, और डोनर के पास क्या है भाई, उत्कृष्ट अनुवांशिक गुण है, ज्यादा दूध का उपज है, उत्कृष्ट प्रजनन रिकॉर्ड है, और उम्र भी उसका कम है। मतलब कि
बहुत ज़्यादा एक तरीके से आने वाले समय में हम देखें तो हमको बहुत लेटेस्ट और बहुत अपडेटेड तरीके का एनिमल का हम नस्ल लेके आ रहे हैं। मतलब कोई भी डोनर, इसमें से कोई भी कैरेक्टर के साथ डोनर को हम ले सकते हैं। तो डोनर वही है जो अपना जीन, अपना जो सबसे खास जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से उसकी पहचान बनी है, उसी को हमें पहले विकसित कराना है। और कैसे विकसित कराना है? तो ढेर सारा अंडाणु बना के, ढेर सारा अंडाणु ये बनाएगा, ढेर सारा अंडाणु बनाएगा। उसके लिए हम तकनीक पढ़ेंगे कैसे बनाएगा। ढेर सारा जब अंडाणु अंडाणु बनाएगा, उस अंडाणु का हम निषेचन करवा देंगे और उस निषेचन से हम भ्रूण बना लेंगे, एम्ब्रियो बना लेंगे। डोनर का इतना ही काम है बाबू। डोनर का इस पूरे प्रक्रिया में 3 ही काम है। क्या? तो ढेर सारा अंडाणु बनाना है, उस अंडाणु को निषेचित करवाना है और उस निषेचन के बाद उसे भ्रूण बनाना है। डोनर का काम खत्म। अब जो रिसीवर होगा ना, वो वास्तव में ये रिसीव करेगा, भ्रूण रिसीव करेगा, एम्ब्रियो ग्रहण करेगा। नाम में क्या है? MOET। तो ई क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफर, यहाँ से भ्रूण ट्रांसफर होगा। तो जो रिसीवर होगा, कोई जानवर ले आएंगे, उसके अंदर डायरेक्ट हमने भ्रूण ट्रांसफर कर दिया है। और जब हम भ्रूण ट्रांसफर करेंगे तो उस जानवर में हमको अंडाणु बनाने का टेंशन नहीं रह गया, उसमें निषेचन का टेंशन नहीं रह गया, उसमें भ्रूण बनने तक प्रक्रिया का हमें टेंशन नहीं रह गया। हमको डायरेक्ट क्या है? भ्रूण लिए और आगे क्या हम रास्ता पे चल दिए, यानी समय का बचत कर दिए। इसीलिए बोले ना कि 1 वर्ष में यहाँ 10-20 उससे ज्यादा बन जाएंगे, लेकिन अगर नॉर्मल प्रजनन का तरीका होता तो वहां पे सिर्फ एक पशु का ही निर्माण हो पाता। तो सरोगेसी जो करेगा उसका क्या है? वो सामान्य अनुवांशिक रहेगा तो भी चलेगा, स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए और उसके अंदर मातृगुण होना चाहिए मजबूत, और दाता के साथ एस्ट्रस चक्र का तुल्यांकन होना चाहिए। मतलब कोई भी मादा के बॉडी में डायरेक्टली एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं कर सकते। उस यूटरस की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो उस भ्रूण को ग्रहण करे। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि दाता के साथ एस्ट्रस चक्र का तुल्यकालन, यानी कि जिस तरीके का बॉडी का फिजियोलॉजी, हार्मोन की संदर्भ में बात कर रहे हैं और जन्म से संबंधित कर रहे हैं, जैसा इसका है वैसा पहले उसको हमको तैयार करना होगा। तभी जाके ये जो भ्रूण है वो यूटरस की दीवार पे उसको चिपकाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो आप बहुत ज्यादा यहाँ पे दिमाग न लगा के सिर्फ ये समझ लें कि MOET प्रक्रिया में 2 चीज का होना जरूरी है। एक वैसा डोनर पशु जो उत्कृष्ट स्तर का हो, और दूसरा एक रिसीव करने वाला पशु जो इस पूरे चीज को बनाया गया है वो उस जानवर के अंदर ट्रांसफर किया जाए। यानी एक आपको डोनर चाहिए और एक आपको ग्राही चाहिए जो इसको रिसीव कर सके। MOET की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया का जो मुख्य जो आधार स्तंभ है वो ये है। क्या भाई? सुपर ओवुलेशन। पशुओं में सबसे पहले जो नस्ल का पशु आपने चुना है, उस उन्नत नस्ल के पशु का चयन करके उसमें सबसे ज्यादा आपको विकसित कराना है ये वाला पॉइंट, जिसको बोलते हैं सुपर ओवुलेशन। सुपर ओवुलेशन का मतलब क्या हुआ भाई? सुपर ओवुलेशन का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल प्रक्रिया में, अगर नॉर्मल हम जनरल ट्रेडिशनल विधि में जाएं तो एक मादा पशु के द्वारा एक अंडाणु को डेवलप किया जाएगा। लेकिन अगर हम सुपर ओवुलेशन करा रहे हैं तो हमारे पास जो है वो अंडाणु की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी, और ये हम हार्मोन के प्रभाव से कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है ये कि आपको सुपर ओवुलेशन कराना होगा। सुपर ओवुलेशन कराने के बाद इसको आपको क्या कराना होगा? निषेचन करवाना होगा। जो अंडा बना है उस अंडे को निषेचित करवा दीजिए। निषेचन भी आप 2 तरीके से करा सकते हैं। जानवर, 2 पशु, नर मादा पशु जो है उसके बीच में क्रॉस करा के करा दें, और या तो AI जो आप बोल रहे थे ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य निषेचन की प्रक्रिया से भी आप उसको निषेचित कर सकते हैं। तो निषेचन करा देंगे, यहाँ तक पहला स्टेप होता है। ढेर सारा अंडा बनाना है, अंडा को निषेचित कर देना है। निषेचन के लिए हमने कहा AI का सहारा ले लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। फिर क्या होगा? निषेचन हो जाएगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा। भ्रूण जो है वो जो विकसित होगा उसको हम फिर तकनीक के सहारे उस डोनर जानवर के बॉडी से बाहर निकालेंगे और सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जिस मादा का हमने चयन किया है इस पूरी प्रक्रिया के लिए, उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो कम समय लगा, ज्यादा से ज्यादा भ्रूण ट्रांसफर हुए, और ज्यादा से ज्यादा भ्रूण ट्रांसफर होने की वजह से कम समय में पशु प्रजनन करके
हमने नए नस्ल की प्राप्ति कर ली। तो ये है पशु प्रजनन तकनीक का महत्वपूर्ण आधार, जहां पे आपको फोकस करना है, निषेचन कराना है, अंडाणु बनाना है। अब यहाँ पे एक स्लाइड और समझिए थोड़ा सा कि ये जो पशुओं में निषेचन कराने के पहले जो अंडाणु बनेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए ये हार्मोन है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन को हम ज्यादा प्रेरित करते हैं। जितना ज्यादा हम एफएसएच का एक्सपोजर देंगे एनिमल पे, उतना ज्यादा जो अंडाणु के जो कोशिका हैं वो परिपक्व होंगी, मैच्योर होंगी और ज्यादा से ज्यादा अंडाणु का निर्माण होगा। तो ये एफएसएच हार्मोन की प्रभाव से हम अंडाणु ज्यादा बनाएंगे, सुपर ओवुलेशन कराएंगे। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो प्रेगनेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। किसी भी प्रेगनेंसी को चलाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन के बिना तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर ही गर्भाशय की दीवार को सुरक्षित और मजबूत बनाता है। तो ये हार्मोन का हमने प्रयोग कर लिया और हार्मोन का प्रयोग करके हमने सुपर ओवुलेशन विकसित करा लिया। एक बार जब सुपर ओवुलेशन बन गया, देखिए एक सामान्य चक्र में क्या हो रहा था, ये अगर ओवरी है, अंडाशय है, तो इसने एक अंडाणु बनाए यहाँ पे एक मासिक चक्र के सहायता से। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे एफएसएच का जब आपने ज्यादा एक्सपोज कर दिया तो इसी अंडाशय ने, ये अंडाशय की संरचना है, इसने क्या किया, मल्टीपल ओवुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। और यही तो तकनीक है, मल्टीपल ओवुलेशन। इस ओवुलेशन से बनाना है आपको एम्ब्रियो। कैसे संभव है, निषेचन के जरिए। और एम्ब्रियो को फिर क्या करना है, सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देना है। तो पूरा का पूरा जो एमओईटी का तकनीक है वो इसी के ऊपर है। अब आपने क्या कर दिया भाई, ये जो आप देख रहे होंगे ये जो है आपने निषेचन कराया। निषेचन के बाद यहाँ पे समझिए कि आप जाइगोट बना, और ये जाइगोट फिर डिवाइड करते करते एम्ब्रियो अलग अलग रूप में बनना शुरू हो गया। 4 सेल का, 8 सेल का, अलग अलग लेवल पे एम्ब्रियो तैयार हो रहा है। ये सभी एम्ब्रियो बनने की अवस्था है। कोशिका विभाजन हो रहा है, 2 सेल का, 4 सेल का, 8 सेल का, 16 सेल का। हम लोग अपने केस में देखे थे 32 कोशिका का, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता था। और वही यूट्रस की दीवार पे अटैच हो जाता था तो प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती थी। तो यहाँ पे हमें यही देखना है, एमओएटी तकनीक में मल्टीपल ओवुलेशन, ढेर सारा अंडाणु बनाना है और उसे हमें निषेचित करके फिर भ्रूण या एम्ब्रियो बनाना है और उस एम्ब्रियो को सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देना है। ये 4 शब्द में ही पूरी टेक्निक आपकी खत्म हो रही है। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से ये जो आपका एम्ब्रियो बना, अब इस एम्ब्रियो को आपको करना क्या है, सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देना है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसी अवस्था में क्यों हम ऐसा, इसी अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में ही इस भ्रूण को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कोई और स्टेज में हम कर सकते थे? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस अवस्था में भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार से जुड़ा नहीं होता है। अब मतलब जितने भी जो एम्ब्रियो है, अब इसके बाद वो यूट्रस की दीवार पे अटैच हो जाएंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सर्जिकल प्रोसेस हो जाएगा और शायद ये पूरी प्रोसेस डिस्टर्ब भी हो जाएगी। तो आपको यहीं पे करना होता है, कब, जब वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ा ना हो। तो इस समय तक ये कहानी रहती है। इस अवस्था में भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार से जुड़ा नहीं होता है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और कहीं पे भी स्थानांतरण कर सकते हैं। फ्रीजिंग करके इसको लंबे समय तक बाद भी यूज कर सकते हैं, मतलब उसको क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक से इस भ्रूण को हम लोग रख भी सकते हैं और जब आवश्यकता पड़ेगी तब सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो एमओईटी तकनीक का जो मुख्य आधार स्तंभ है, उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली कुछ अलग अलग पैराग्राफ या कुछ स्टेटमेंट के जरिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरीके से डेवलप हो रहा है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एमओईटी तकनीक की बात हो रही है। तो ये जो एमओईटी तकनीक का जो पूरा जो मैकेनिज्म है, उसी को हम लोगों को समझना है। अभी तक हम लोगों ने जो समझा है वो समझा है कि भैया ये कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने मल्टीपल ओवुलेशन कराया है और इस मल्टीपल ओवुलेशन से फिर हमने क्या बना लिया है भाई, एम्ब्रियो बना लिया है। और इस एम्ब्रियो को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। बस यही है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये हमारा तकनीक है। अब इस तकनीक की अगर हम कार्यविधि को समझें, क्रिया विधि को समझें कि ये तकनीक किस तरीके से प्रभावी होता है, तो कुछ स्टेटमेंट के जरिए, मैंने जितना कुछ आपको बोला वो सभी को एक छोटे स्टेटमेंट के जरिए आप लिख सकते हैं और लिख के बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, एमओईटी प्रक्रिया में
आप रिकॉल करिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको करना है उन्नत नस्ल के जानवर का चयन। जो सबसे एडवांस आपको जानवर का लक्षण लग रहा हो, चाहे वो दूध देता हो बढ़िया, या उसका मांस बहुत प्रभावी हो, या ऊन ज्यादा देता हो, या किसी और तरीके का गुण उस जानवर के अंदर हो, उसमें आप उन्नत नस्ल का चयन करेंगे। सबसे पहला काम एमओईटी करेंगे तो यही करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको स्टेप वाइज समझा दे रहा हूँ और यही स्टेटमेंट आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं। उन्नत नस्ल का चयन करेंगे, एमओईटी की क्रिया विधि है ये। एक बार आपने चयन कर लिया तो फिर क्या करना होगा आपको दूसरा स्टेप में भाई, दूसरा स्टेप में आपको करना होगा कि जानवर में आपको ढेर सारा अंडाणु बनवाना है, तो आपको क्या करना होगा, एफएसएच हार्मोन प्रेरित करना होगा, या एफएसएच हार्मोन का एक्सपोजर बढ़ाना होगा। एफएसएच हार्मोन को इंड्यूस करना, जानवर में हम एफएसएच हार्मोन को इंड्यूस करेंगे, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो फॉलिकल्स है ना, जो अंडाणु बनाने वाले, उसके पहले की कोशिका वो परिपक्व होंगे, यानी फॉलिकुलर मैचुरेशन होगा। ये जो फॉलिकल्स हैं वो परिपक्व होंगे, मैचुरेशन हो रहा है, परिपक्व होंगे। हम लोग एमओईटी की क्रिया विधि का स्टेप वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। हमने क्या किया, उन्नत नस्ल के चयन कर लिया पशु का, एफएसएच हार्मोन को इंड्यूस कर दिया जिससे कि फॉलिकुलर मैचुरेशन विकसित हो गया। और ये जो फॉलिकुलर मैचुरेशन है आगे चल के क्या विकसित कर देगा बाबू, ये विकसित कर देगा सुपर ओवुलेशन, यानी ढेर सारा अंडाणु का निर्माण करा देगा। मतलब साधारण भाषा में समझिए, मैक्सिमम जो अंडाणु बन सकते हैं वो बन जाएंगे, यहाँ पे ढेर सारे अंडाणु बन जाएंगे। अंडाणु एक तरीके से आप बहुत इजीली समझते भी होंगे कि मादा युग्मक है, फीमेल गैमेट की तरह है। अब इसी को अगर हम निषेचन करा दें नर युग्मक के साथ, तो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया निषेचन का है वो आगे की क्रिया में चला जाएगा, मतलब जाइगोट बनने लगेगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, उन्नत नस्ल का चयन कर लिया, एफएसएच हार्मोन जानवर में इंड्यूस करा दिया, फॉलिकुलर मैचुरेशन विकसित हुआ और सुपर ओवुलेशन हो गया। पशुओं में ढेर सारा अंडाणु हमने एकत्रित कर लिया। ये स्लाइड अगर आप समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे भाई, जब एक बार हमने एफएसएच कर लिया, सुपर ओवुलेशन विकसित हो गया, तो अब हम आ जाएंगे इसके लिए क्या तकनीक यूज कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम वीर्य निषेचन कहते हैं। मान लीजिए पशु का जो है सीमेन जो है वो हमने स्टोर करके रखा है, इंजेक्शन के माध्यम से भी अंडाणु को फ्यूज कर देंगे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम वीर्य निषेचन की प्रक्रिया हम विकसित करेंगे, और ऐसा करने के बाद हमको क्या होगा, फर्टिलाइजेशन विकसित हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे और ऐसा कराते ही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया विकसित हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं निषेचन, जहाँ पे क्या हो रहा है, नर और मादा युग्मक का जो है संलयन हो रहा है। नर और मादा युग्मक एक तरीके से क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। युग्मकों का फ्यूजन को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन हो गया, नर और मादा युग्मक का फ्यूजन हो गया। क्लियर, पीछे का भूल ना जाए इसलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस लॉन्ग के लिए भी हो सकता है। एमओईटी तकनीक के बारे में बात हो रहा है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर ये तकनीक कहला रहा है। नाम में ही आंसर छिपा हुआ है भाई, मल्टीपल ढेर सारा क्या, ओवुलेशन अंडाणु बनाना, और फिर उससे एम्ब्रियो बनाना, फिर उसको ट्रांसफर कर देना। प्रोसेस कहाँ से शुरू किया हमने, उन्नत नस्ल का चयन किया, इससे हमने एफएसएच हार्मोन को इंड्यूस करा दिया, फॉलिकुलर मैचुरेशन विकसित हुआ, सुपर ओवुलेशन की वजह से ढेर सारे अंडाणु बन गए मादा की बॉडी में। फिर क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा के हमने नर और मादा युग्मक का संलयन करा दिया, फ्यूजन करा दिया। फ्यूजन कराने के पश्चात जो चीज विकसित होगा वो क्या विकसित होगा भाई, जाइगोट विकसित होगा, और वही जाइगोट फिर विभाजित होके, जाइगोट जो है विभाजन के पश्चात किस संरचना में बदल जाता है, वो भ्रूण की संरचना में, एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो पश्चात ये क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। फुल फॉर्म था मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी अब हम जो ये जो भ्रूण बनाए हैं, इस भ्रूण को हमें सैरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देना है। सैरोगेट मदर मतलब एक कोई हमने पशु लिया और उस पशु का हमने इस्तेमाल किया है, किस लिए, ताकि इस पूरे भ्रूण को आगे अब जन्म तक, मतलब उस पशु के जन्म तक की प्रक्रिया, मतलब एक तरीके से
आर्टिफिशियल माँ समझ लीजिए। जीन आ रहा है पुरानी डोनर माँ का, लेकिन गुण आ रहा है कहाँ से, वही डोनर से ही आ रहा है, लेकिन जो मदर कैरी कर रही है वही उसी को हम लोग सैरोगेट मदर कर रहे हैं। आर्टिफिशियल समझिए, भाड़े का समझिए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइनल स्टेज में हो गया कि ये जो एम्ब्रियो जो डोनर से प्राप्त हुआ, एम्ब्रियो जो डोनर पशु से प्राप्त हुआ, ठीक है, डोनर पशु से प्राप्त हुआ, उसको हमने क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। कहाँ पे, सैरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देना है। अब वो जो सैरोगेट मदर है उसको हमने पहले से तैयार किया है शरीर में हार्मोन के स्तर को बढ़ा के, ताकि वो इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा सके। तो सैरोगेट मदर में हमने क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। और ऐसा करते ही आपका ये जो एमओईटी का प्रक्रिया था ये पूरा हो गया। मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल पशु प्रजनन में एक पर्टिकुलर समयावधि अगर साल भर का हम रखें तो एक पशु से आपको एक का ही एडिशन होने वाला है, एक पशु की ही प्राप्ति होने वाली है। लेकिन जब आप मल्टीपल ओवुलेशन करा रहे हैं हार्मोन के प्रभाव से, तो निषेचन के बाद ढेर सारे आपको जाइगोट मिलेंगे, ढेर सारा भ्रूण मिलेगा, और उसी भ्रूण को हम अलग अलग सैरोगेट मदर में जब ट्रांसफर करते हैं तो इस अत्याधुनिक तकनीक को एमओईटी के नाम से जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एमओईटी की जो पूरी प्रक्रिया है वो आप निश्चित तौर पे समझ पाए होंगे कि जहां शुरुआत आपको उन्नत नस्ल के पशुओं के चयन से करनी थी, हार्मोन के प्रभाव से ज़्यादा अंडाणु बनाना था। एक बार जो अंडाणु बन गए उनको आर्टिफिशियली या अन्य माध्यमों से निषेचित करना था। निषेचन के बाद जाइगोट, और जाइगोट पुनः विभाजित होकर भ्रूण बनाता, और इसी भ्रूण को सैरोगेट मदर में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जो है वो एमओईटी के नाम से जानी जाती है। तो ये क्लास 12th में पशु प्रजनन एनिमल ब्रीडिंग से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियोज में हम स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे और इस पूरे कारवां को, एग्जाम के प्रिपरेशन के सफर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।